इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले हम इन मॉलिक्यूल्स से जान पहचान करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इन्हें क्लासिफाई और नाम कैसे दिया जाता है। उसके बाद हम जानेंगे कि ये बनते कैसे हैं, इनकी केमिकल खासियतें क्या हैं, और आखिर में हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले कुछ सबसे जरूरी अल्कोहल्स पर भी नजर डालेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये मॉलिक्यूल्स यानी अणु आखिर हैं क्या, और ये इतने जरूरी क्यों हैं? तो यहां देखिए, इथेनॉल और फिनॉल दोनों में एक चीज कॉमन है, ये OH ग्रुप। लेकिन असली खेल इस बात का है कि ये ग्रुप जुड़ा किससे है। बाईं तरफ इथेनॉल में ये एक सीधी साधी कार्बन चेन से जुड़ा है, और बस यही इसे एक अल्कोहल बना देता है। वहीं दाईं तरफ फिनॉल में यही ग्रुप सीधे एक बहुत ही स्टेबल बेंजीन रिंग से जुड़ गया है। ये छोटा सा मामूली सा दिखने वाला फर्क ही इन दोनों की पूरी केमिकल पर्सनालिटी को जमीन आसमान का बना देता है। और सच कहूं तो ये मॉलिक्यूल्स वाकई हर जगह हैं। लकड़ी की पॉलिश, उसमें ज्यादातर इथेनॉल होता है। हमारे पर्स में रखे कागज के नोट या जो कपड़े हम पहनते हैं, वो भी सेल्यूलोज में मौजूद इन्हीं OH ग्रुप्स की वजह से मुमकिन हो पाते हैं। और डिटर्जेंट से लेकर परफ्यूम तक इंडस्ट्री में तो इनका राज चलता है ना कमाल की बात कि कैसे एक छोटा सा फंक्शनल ग्रुप इतना बड़ा असर डाल सकता है। अच्छा, अब सवाल यह है कि केमिस्ट्स की दुनिया में इतने सारे मॉलिक्यूल्स के बीच कोई कंफ्यूजन क्यों नहीं होता? वो इन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और इनके नाम कैसे रखते हैं? चलिए समझते हैं। देखिए, सारा क्लासिफिकेशन इस बात पर टिका है कि OH ग्रुप किस तरह के कार्बन एटम से जुड़ा है। अगर ये एक sp3 कार्बन से जुड़ा है, मतलब ऐसा कार्बन जिसके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो हमें मिलते हैं अल्कोहल। इन्हें भी हम आगे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी में बांट सकते हैं, ये देखकर कि वो कार्बन और कितने कार्बनों से जुड़ा है। लेकिन अगर यही OH ग्रुप एक sp2 कार्बन से जुड़ जाए, यानी ऐसा कार्बन जो एक डबल बॉन्ड का हिस्सा है, तो हमें मिलते हैं बिल्कुल अलग कंपाउंड्स, जैसे विनाइलिक अल्कोहल या फिनॉल। अब बात करते हैं नामकरण की, और यकीन मानिए इस पूरे कंफ्यूजन में भी एक सिस्टम है। जैसे अल्कोहलों के लिए ये बहुत आसान है, एल्केन के नाम से ई हटाओ और ओल लगा दो, हो गया। तो मीथेन बन गया मेथेनॉल। फिनॉल का अपना अलग सिस्टम है, और ईथर में हम एक हाइड्रोजन एटम को एक अल्कोक्सी ग्रुप से बदल देते हैं। हर फैमिली के अपने नियम हैं, जिससे दुनिया भर के केमिस्ट एक ही भाषा में बात कर पाते हैं। तो ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि ये क्या है और इनके नाम कैसे रखे जाते हैं, पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये मॉलिक्यूल्स आते कहां से हैं। चलिए तीसरे हिस्से में इन्हें बनाने की केमिस्ट्री को समझते हैं। अल्कोहल बनाने का एक बहुत पॉपुलर तरीका है एल्कीन्स से शुरुआत करना, जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। और यहाँ केमिस्ट्री के पास दो जबरदस्त तरकीबें हैं। पहली है एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। ये मार्कोव-निकोव नियम को फॉलो करती है, जिसका मतलब है कि OH ग्रुप उस कार्बन पर जाएगा जिसके पास पहले से ही ज्यादा कार्बन पड़ोसी हैं। और दूसरी तरकीब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीकरण ठीक इसका उल्टा काम करती है। हमें मिलता है एंटी मार्कोव-निकोव प्रोडक्ट। यही तो केमिस्ट्री का जादू है। एक ही शुरुआती मटेरियल से सिर्फ हालात बदलकर हम दो बिल्कुल अलग अलग चीजें बना सकते हैं। लेकिन हम इसे और भी कंट्रोल कर सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स का इस्तेमाल करके। एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करना अल्कोहल बनाने का एक सीधा रास्ता है। पर असली खिलाड़ी तो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्विस आर्मी नाइफ है, समझ लीजिए। आप इसे किस कार्बोनिल के साथ मिलाते हैं, बस इसी से आप तय कर सकते हैं कि आपको प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल बनाना है। ये केमिस्ट के लिए किसी जादुई टूल से कम नहीं है। अब बात फिनॉल की। इसे बनाने के कई रास्ते हैं, लेकिन इंडस्ट्री जिस एक प्रोसेस पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है, वो है क्यूमीन प्रोसेस। दुनिया का ज्यादातर फिनॉल इसी तरीके से बनता है। और एक बोनस भी है, इस प्रोसेस में एसीटोन यानी नेल पॉलिश रिमूवर का मेन इंग्रेडिएंट भी बनता है, जो खुद एक बहुत कीमती प्रोडक्ट है। इसे कहते हैं स्मार्ट केमिस्ट्री। तो ये बनते कैसे हैं, ये तो हमने देख लिया। अब जरा देखते हैं कि इनकी केमिकल पर्सनैलिटी कैसी है। चलिए चौथे हिस्से में इनके गुणों और रिएक्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। कभी सोचा है कि एक ही साइज के हाइड्रोकार्बन के मुकाबले अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा क्यों होता है? इसका जवाब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर डायग्राम में देखिए, ऐसा लग रहा है ना कि अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे का हाथ थामे हुए हैं। ये एक मजबूत बॉन्ड होता है, और इसी आपसी आकर्षण को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी यानी ज्यादा हीट लगती है। और यही वजह है कि ये पानी में भी इतनी आसानी से घुल जाते हैं, क्योंकि ये पानी के मॉलिक्यूल्स का भी हाथ थाम सकते हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी प्रॉपर्टी की, एसिडिटी। और यहां तो मुकाबला एक तरफा है।
फिनॉल अल्कोहल के मुकाबले कहीं कहीं ज्यादा एसिडिक होते हैं। हम इसे पीके वैल्यू से नापते हैं। इसे एसिड के लिए गोल्फ स्कोर की तरह सोचिए। नंबर जितना कम, एसिड उतना स्ट्रांग। यहां देखिए, फिनॉल का पीकेए लगभग 10 है, जबकि इथेनॉल का करीब 16। ये एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। यहां तक कि फिनॉल पानी से भी ज्यादा एसिडिक है। तो सवाल ये उठता है कि फिनॉल की इस जबरदस्त एसिडिटी का राज क्या है? आखिर अल्कोहल और फिनॉल में फर्क ही क्या है, सिवाय उस एक बेंजीन रिंग के? इसका जवाब छिपा है केमिस्ट्री के एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं रेजोनेंस। होता क्या है कि जब फिनॉल अपना प्रोटॉन छोड़ देता है तो ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन ये चार्ज एक जगह टिकता नहीं। इन तीरों को देखिए, ये दिखा रहे हैं कि कैसे ये नेगेटिव चार्ज पूरी बेंजीन रिंग में घूमता रहता है या डिलोकलाइज हो जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई गर्म आलू को हाथों में उछाल रहा हो। एक जगह रखने के बजाय घुमाते रहने से हाथ नहीं जलता, बोझ बढ़ जाता है। बस यही स्टेबिलिटी फिनॉल के लिए अपना प्रोटॉन छोड़ना बहुत आसान बना देती है। और फिनॉल की यही खासियत उसे बहुत बहुत काम की चीज बनाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एस्पिरिन का बनना। यहाँ सैलिसिलिक एसिड, जो खुद एक फिनॉल है, एक रिएक्शन करता है और बनाता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसे हम और आप एस्पिरिन के नाम से जानते हैं, शायद दुनिया की सबसे जरूरी दवाओं में से एक। अच्छा, तो केमिस्ट्स कैसे पता लगाते हैं कि उनके पास कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? इसके लिए एक क्लासिक ट्रिक है ल्यूकास टेस्ट। इन टेस्ट ट्यूब्स को देखिए। जब ल्यूकास रिएजेंट मिलाया जाता है तो एक टर्शियरी अल्कोहल फौरन रिएक्ट करके घोल को धुंधला कर देता है। सेकेंडरी अल्कोहल को कुछ मिनट लगते हैं और प्राइमरी, वो कमरे के तापमान पर कोई रिएक्शन नहीं देता। ये एक सिंपल सा विजुअल टेस्ट है जो हमें सीधे सीधे रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता देता है। फिनॉल में जो बेंजीन रिंग होती है वो बहुत रिएक्टिव होती है और उसका OH ग्रुप एक ट्रैफिक डायरेक्टर की तरह काम करता है। ये आने वाले नए ग्रुप्स को ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे भेजता है। लेकिन असली मजा तो अब है। हालात बहुत मायने रखते हैं। अगर हम रिएक्शन हल्के हालातों में कराएं तो एक प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन अगर हम इसे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कर दें तो हमें मिलता है पिक्रिक एसिड, जो एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजिव है। ये दिखाता है कि केमिस्ट्री में कंडीशंस को कंट्रोल करना कितना जरूरी है। फिनॉल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2 और बहुत मशहूर नेम्ड रिएक्शंस हैं जो इससे जुड़े हैं, कोल्बे और राइमर-टीमन। कोल्बे रिएक्शन से हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है जो एस्पिरिन बनाने के काम आता है, और राइमर-टीमन रिएक्शन हमें सैलिसिल्डिहाइड देता है जिसका इस्तेमाल परफ्यूम और दवाइयों में होता है। चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी और 5वें हिस्से पर, और इस पूरी केमिस्ट्री को एक बार फिर से हमारी असली दुनिया से जोड़ते हैं, उन अल्कोहल्स पर फोकस करके जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। आखिर में मिलते हैं अल्कोहल की दुनिया के 2 सबसे बड़े नामों से, मेथनॉल और एथेनॉल। स्ट्रक्चर में दोनों लगभग एक जैसे हैं, लेकिन हमारे शरीर पर इनका असर बिल्कुल अलग है। मेथनॉल, जिसे वुड स्पिरिट भी कहते हैं, एक अच्छा सॉल्वेंट है, लेकिन पीने पर यह बहुत जहरीला होता है। वहीं दूसरी तरफ एथेनॉल वो अल्कोहल है जो फर्मेंटेशन से बनता है और ड्रिंक्स में पाया जाता है। अब लोग इंडस्ट्रियल एथेनॉल ना पी सकें, इसके लिए उसे डीनेचर किया जाता है, मतलब उसमें कॉपर सल्फेट जैसी चीजें मिला दी जाती हैं ताकि वो पीने लायक ना रहे। तो लकड़ी की पॉलिश से लेकर एस्पिरिन तक हमने देखा कि कैसे मॉलिक्यूल्स की छोटी सी बनावट उनके पूरे काम को तय कर देती है। एक सीधी कार्बन चेन से एक रिंग तक का सफर सब कुछ बदल सकता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारी नजरों के ठीक सामने हमारी रोजमर्रा की चीजों में और कौन से आणविक रहस्य छिपे हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।